ओ, आपने पीडीए को वोट नहीं किया? सर इजाज अहमद शाह। इजाज अहमद शाह, गुड गुड। ब्रिगेडियर इजाज, रिटायर्ड ब्रिगेडियर इजाज अहमद शाह, उसामा गजनफर, गुड, जबरदस्त। आपका तो पॉलिटिकल है थोड़ा सा, लगता है टेस्ट। सर मुझे बड़ा इंटरेस्ट है, मेरी पूरी फैमिली तकरीबन पॉलिटिक्स में है। अच्छा, माशाल्लाह। तो आप पॉलिटिशियन हैं कि आप बकायदा पार्टिसिपेट भी करते हैं, कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शन? अच्छा, चलें। जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, उसका जो राइट हैंड होता है, उसका जो सबसे खास आदमी होता है हेड ऑफ द स्टेट का, वो कहलाता है जी इंटीरियर मिनिस्टर उसको कह लें, वजीर दाखिला कह लें, होम मिनिस्टर कह लें, स्टेट सेक्रेटरी कह लें। मुख्तलिफ मुल्कों में इसके मुख्तलिफ नाम है, ओहदा एक ही है। पाकिस्तान में इसको वजीर दाखिला कहते हैं। यानी वजीर आजम के बाद जो सबसे ज्यादा इख्तियारात होते हैं वो किस बंदे के पास होते हैं? वजीर दाखिला के पास। ठीक है, वजीर दाखिला के पास सबसे ज्यादा इख्तियार होते हैं, राइट आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर। आप कह सकते हैं कि ही इज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री। मतलब इसके इख्तियारात इतने ज्यादा होते हैं कि इसको आप प्राइम मिनिस्टर, दूसरा प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं। तो इजाज शाह इसलिए ही मैं आपको बता रहा हूँ कि वजीर दाखिला बहुत अहम होता है। तो किसी मुल्क में इसको वजीर दाखिला कहते हैं, इंडिया के अंदर इसको होम मिनिस्टर कहते हैं। होम मिनिस्टर। पाकिस्तान में इसको होम मिनिस्टर नहीं कहा जाता, इंटीरियर मिनिस्टर ज्यादा कहा जाता है। तो अमेरिका के अंदर इसी ओहदे का नाम सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है। एक प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट, द डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरा जो अहम, इंतहाई अहम होता है, वो है दी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। स्टेट का सेक्रेटरी कौन है? स्टेट का हेड कौन है? हेड जो सा वो सदर है यूएसए का, और जो उसका सेक्रेटरी है स्टेट का, वो अभी करंटली कोई साहब है वहां पर। तो आप ये समझ लें कि मोरले वाज द वजीर दाखिला, मोरले वाज द वजीर दाखिला ऑफ दैट टाइम। अच्छा, ये तीसरा लफ्ज मैंने लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? बड़ा अहम पॉइंट है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। एग्जाम में इसका कोई ताल्लुक नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको समझाने की खातिर, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सर अगर हम डिफरेंट लॉज को अगर हम बनाते हैं या अम, जी, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। कैरी ऑन, कैरी ऑन। चले, मैं आपको लिख देता हूं इधर, एग्जाम में नहीं आएगा। अच्छा, ये हफीजुल्लाह ने हैंड रेस किया था। बच्चे, हफीजुल्लाह आपका ना इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो है, आपकी आवाज इतना डिले आती है कि वो आपकी बात समझ नहीं थी, इसलिए मैंने आपको आपका क्वेश्चन नहीं लिया। आप कुछ कहना चाह रहे थे। आप सबसे पहले जरा अपना इंटरनेट क्वेश्चन हफीजुल्लाह चेक कीजिए, फिर हम आपसे बात करेंगे। अच्छा जी, मैंने दो चीजें बनाई आपके सामने। एक ये अपर ग्रिड बनाया, एक ये वाला एक अपर ग्रिड बनाया मैंने, और उसके अंदर से फिर मैंने मुख्तलिफ ग्रिड्स निकाले हैं। उसके नीचे आप लोगों को मुख्तलिफ ग्रिड। इसकी मिसाल ऐसे है कि ये है जी कॉन्स्टिट्यूशन सारा, ये सारा जो अपर ग्रिड है, ये जो मैंने बनाया सारा, दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको मैं सी लिख रहा हूं, अगर लिखा गया मुझसे तो। अपर ग्रिड में बना रहा हूं, इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और जो नीचे आपको बहुत ज्यादा ग्रिड्स नजर आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज द लॉ।
लॉ, कानून, लॉ। किसी भी मुल्क को, किसी भी इदारे को, किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए एक खास कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है, एक आइन की जरूरत होती है, आइन की, कि ये इदारा किस तरह से चलाया जाएगा, एक आइन की जरूरत होती है। वो कहलाता है जी कॉन्स्टिट्यूशन। मैं मिसाल देता हूँ, आपके घर का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा कि जी रात को 8 बजे इशा की नमाज के बाद जब अब्बू घर आए तो दरवाजे, मेन डोर्स बंद हो जाएंगे, किसी को ना बाहर आने की इजाजत है ना अंदर जाने की इजाजत है। फिर जी सुबह 4 बजे फजर की नमाज के बाद दरवाजा मेन खुलेगा, फिर आप अपने रोजमर्रा के काम कर सकते हैं। इस तरह, इसी तरह ही इदारों के, यूनिवर्सिटीज के, स्कूल्स के, कॉलेजेस के, कंट्रीज के, प्रोविंसेस के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन नो इंस्टीट्यूट, नो ऑर्गेनाइजेशन, नो प्रोविंस, नो कंट्री कैन रन इफेक्टिवली। आइन के बगैर कोई चीज नहीं चल सकती। आइन चाहे 2 हरफी हो, 5 हरफी हो, 2 लाइनें लिखी हुई हो, आपने उस आइन के अंदर रहते हुए अपने काम सर अंजाम देने हैं, उस आइन के अंदर रहते हुए। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये बड़ा ब्रीफ होता है, ये बड़ा छोटा सा होता है। ये जो आइन होता है जिसके अंदर रहते हुए कोई मुल्क चलाया जाता है, कोई सूबा चलाया जाता है, कोई इदारा चलाया जाता है, कोई कॉलेज चलाया जाता है, कोई इंस्टीट्यूट चलाया जाता है, ये एक ब्रीफ होता है, छोटा थोड़ा लिखा हुआ होता है, ये कोई लंबी चौड़ी स्टोरियां नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन ब्रीफ होता है, इसके अंदर से लॉज निकलते हैं। इसके अंदर से क्या निकलते हैं? इस कॉन्स्टिट्यूशन से लॉज, कवानीन निकलते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक पेरेंट कैटेगरी है, पेरेंट कैटेगरी है, लेकिन जो लॉज हैं ये एक चिल्ड्रन कैटेगरी है, चाइल्ड कैटेगरी। अब चिल्ड्रन तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, तो इसी तरह ही लॉज बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ही होता है, वो ब्रीफ होता है। मैं मिसाल एक और आपको देता हूँ। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आइन के अंदर ये लिखा हुआ है, और कॉन्स्टिट्यूशन है जी 1971 का कॉन्स्टिट्यूशन, जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन। 1971 में जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का बना वही चल रहा है, उसी को हम लेकर चल रहे हैं, उसी के अंदर रहते हुए हम मुल्क को चला रहे हैं। तो पाकिस्तान के 1971 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि चोरी करने की सजा मिलेगी। क्या लिखा हुआ है? चोरी करने की सजा। ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में इतना ही लिखा होगा। एक आर्टिकल होगा, आर्टिकल 2.6 के अंदर ये लिखा होगा कि कोई बंदा जो चोरी करेगा उसको क्या मिलेगी? सजा। सजा मिलेगी। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ कि कितनी चोरी पर कितनी सजा मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन ने सिंपल बता दिया, पेरेंट कैटेगरी है, ऐलान हो गया, अब्बा जी ने कह दिया कि 8 बजे के बाद दरवाजे बंद। अब एक्सेप्शनल केसेस आपने लेके जाने हैं कि देखें जी बीमारी के लिए दरवाजा खुल सकता है कि नहीं, खाना लाने के लिए दरवाजा खुल सकता है कि नहीं, यार दोस्त के आने के लिए दरवाजा खुल सकता है कि नहीं, कंबाइंड स्टडी के लिए दरवाजा खुल सकता है कि नहीं, इस तरह। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पेरेंट कैटेगरी है, कॉन्स्टिट्यूशन पेरेंट कैटेगरी है, इसके अंदर से लॉज निकलते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि चोरी करोगे सजा मिलेगी। अब कितनी चोरी पर कितनी सजा, 10 रुपए की चोरी पर क्या सजा मिलेगी, 100 रुपए की चोरी पर क्या सजा मिलेगी, लाख रुपए की चोरी, और फिर चोरी भी मुख्तलिफ, छीन के भागोगे तो क्या सजा मिलेगी, गन पिस्टल जो उनसे वो कनपटी पे रखोगे तो क्या सजा मिलेगी, किसी के घर में जाओगे और घर वालों को बांध कर यरगमाल बनाकर चोरी करोगे उसकी सजा क्या मिलेगी। ये सब चीजें डिफरेंट है। बैंक से पैसे चोरी कर लेते हो उसकी क्या सजा मिलेगी, बैंक में हेरा फेरी करके पैसे चोरी कर लेते हो तब क्या सजा मिलेगी। तो हर चीज के लॉज डिफरेंट हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है? सही है सर। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी इदारे को चलाने के लिए, किसी मुल्क को चलाने के लिए एक सेट ऑफ लॉज होता है, ये सेट होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है, ये एक सेट ऑफ रूल्स। यानी मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, चले, इससे आपको हर चीज आसान हो जाएगी कि मुसलमानों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक किताब मौजूद है, आइन की एक किताब मौजूद है। वो कौन सी किताब है जी?
इस्लाम ने मुसलमानों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, एक आइन दिया हुआ है, एक सेट ऑफ रूल्स का मजमुआ, कवानीन का मजमुआ दिया हुआ है। वो किताब कौन सी है जी? कुरान पाक। पुराने पाक सर। ठीक है। अब कुरान पाक में लिखा हुआ है जी, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, हज करो। लेकिन नमाज कैसे पढ़ो, कितनी पढ़ो, कब कितनी पढ़नी है, कब छोड़नी है, कब कज़ा करनी है, कब कसर पढ़नी है, कब खसूफ पढ़नी है, कब कसूफ पढ़नी है, कब दो फर्ज कसर पढ़नी है, ईद का ये सब चीजें अल्लाह के नबी ने अपने लॉज के अंदर डिफाइन कर दी है। कॉन्स्टिट्यूशन अल्लाह का, अल्लाह ने कह दिया नमाज पढ़ लो भी जाके। किस तरह से, कब कितनी छोड़ोगे, कितनी सजा, कब नहीं सजा, कब जजा, ये सब चीजें अल्लाह के नबी ने अपने लॉ के अंदर कवानीन में बताई हुई हैं। अल्लाह ने फरमा दिया कानून ज़कात दे दो, कितनी, कब, कहाँ, क्यों, कब नहीं, ये सब चीजें अल्लाह के नबी ने आके बता दी। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पेरेंट कैटेगरी होती है किसी भी चीज को चलाने के लिए। उसकी जो तशरीह की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसकी जो तशरीह होती है वो क्या कहलाती है? लॉ। वो लॉ कहलाती है, वो कानून कहलाती है। यानी चोरी करोगे सजा मिलेगी, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। 10 की चोरी करोगे, हो सकता है आपको 10 रुपए की चोरी, सिर्फ पुलिस आपको डांट कर आपको छोड़ दे। लाख रुपए की चोरी करोगे, हो सकता है आपको 1 साल की कैद हो जाए। 1 करोड़ की चोरी करोगे, हो सकता है 10 साल की हो जाए। लेकिन अगर अरबों की चोरी करोगे तो हो सकता है आपको सजा हो ही ना। सही है। ठीक, ये लॉ है। आप बाहर जा सकते हो फिर इजीली। जी सर। तो ये, तो उस वक्त जो सब कॉन्टिनेंट था, जो इंडिया था, वो भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलाया जा रहा था। तो जब सिमिलर डेपुटेशन के अंदर कुछ मुसलमानों ने वॉइस रॉय को जाके उनको रिक्वेस्टें की कि जनाब हमारी ये डिमांड्स हैं 1857 के बाद से हम पर ये पाबंदी, टैक्सेस ज्यादा लागे, स्कूल कोई नहीं हमारा, कॉलेज कोई नहीं हमारा, और सेपरेट इलेक्टोरेट। सबसे बड़ी बात सेपरेट इलेक्टोरेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द सिमिलर डेपुटेशन। तो उन्होंने जाके वॉइस रॉय को रिक्वेस्ट की, तो वॉइस रॉय ने कहा कि मैं आपकी ये तमाम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ, और जो आने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके तहत हमने मुल्क चलाना है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में मैं तब्दीली करूंगा, और उस तब्दीली करने के बाद मैं उसमें लिखूंगा कि मुसलमानों को 16वें स्केल की भी जॉब मिलनी चाहिए, मुसलमानों के लिए सेपरेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस भी होने चाहिए, मुसलमानों पर टैक्स भी कम होना चाहिए, इक्वल टू द हिंदूज होना चाहिए, और सबसे बढ़कर मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का रूल होना चाहिए। तो ये सब चीजें उन्होंने, it was written in the constitution of 1909 which is called as the Minto-Morley constitutional reforms का मतलब होता है तब्दीली करना, कोई नई चीज रिफॉर्म करना। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने तब्दीली की, और तब्दीली करके ये सब चीजें आइन के अंदर शामिल की कि आइंदा से इंडिया में या सब कॉन्टिनेंट में कोई भी मुसलमान अपनी एजुकेशन के मुताबिक तालीम जॉब ले सकता है, एजुकेशन इंक्रीज कर सकता है, व्हाटएवर जो भी, और सेपरेट इलेक्टोरेट का रूल। ठीक है। सो अब मैं ये कहता हूं कि व्हाई सिमिलर डेपुटेशन वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल स्टोरी इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज नाउ पाकिस्तान ने जो मुसलमानों ने 1906 में डिमांड की थी, वो 1909 में डिमांड पूरी हो रही है। इसका मतलब ये है कि मुसलमानों को सिर्फ तरीकाकार की समझ नहीं थी कि तरीका क्या होना चाहिए, बातें सारी मनवाई जा सकती हैं, लेकिन उसका तरीका क्या है, उसका तरीका जंग नहीं है। उसका तरीका क्या है? negotiations, politics. This is the ultimate way to get the maximum gains. मैक्सिमम गेन अगर आपने करना है ना, देखें जंग के अंदर आप मार भी सकते हो, लेकिन निगोशिएशंस के अंदर आप कम से कम मरोगे नहीं। हाँ, हो सकता है आप कम गेन कर लो, क्योंकि जंग जब होगी तो आप अगर किसी को मार दोगे तो उसका पूरा माल आपका, लेकिन आप मर भी तो सकते हो ना।
ठीक है, लेकिन निगोशिएशन में हो सकता है आपको सारे का सारा माल ना मिले, हो सकता है आपको 50% मिले, 40, लेकिन कम से कम आप जिंदा रहोगे। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर द टुडे। ये हमारी टाइमलाइन के अंदर 1 नंबर के लिए ऐड हो गया, मिंटो मॉर्ले कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, MMCR 1909। तो हम लोग 712, फिर 1757, फिर 1857, फिर 1863, फिर 1885, 1905, 1906, फिर 1906 और 1909। तो इस वाले से कोई क्वेश्चन है बच्चों तो मुझसे पूछ लीजिए अभी, वरना फिर क्लास को एंड करते हैं यहाँ पर। जी, नो क्वेश्चन एट ऑल, दैट्स गुड। अगर आप लोगों को सही समझ आ रही है तो चलिए ठीक है। जी नताशा, आपने कोई बात करनी हो? जी अमरीश। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने भी अटेंडेंस की बात करनी थी। मैंने लास्ट टाइम आपको मेल भी कर दी थी और नताशा को भी मैसेज कर दिए थे। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी सेंड किया था कि कनेक्ट नहीं हो रही क्लास। जी नहीं, क्या आपने किया था? मुझे जस्ट अ सेकंड, लेट मी ओपन दिस। स्क्रीनशॉट सेंड किया था कि क्लास कनेक्ट नहीं हो रही थी मेरी, और मेरी ये दोनों एब्सेंट्स लगी हुई हैं। तो बच्चे जब क्लास कनेक्ट नहीं हुई तो आपकी एब्सेंट ही लगनी है ना इसमें। सर मैं एंटर हो रही थी लेकिन वो बार बार डिस्कनेक्ट हुई जा रही थी। मैंने अटेंड की थी क्लासेस दोनों लास्ट में, लेकिन वो बार बार नेट की वजह से ना डिस्कनेक्ट हो रही थी। अच्छा, आप हैं जी अम्बरीन, और आपने मुझे ईमेल की हुई, रिस्पेक्टेड सर, होप यू आर डूइंग वेल सर, एक्चुअली आई हैव इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू ड्यू टू दिस, कांट कनेक्ट टू माय क्लास, काइंडली मार्क माय अटेंडेंस प्लीज। अच्छा, आपने चलें अटेंडेंस की बात तो कर ली है, लेकिन आपको क्लास के अंदर सिर्फ अटेंडेंस का ज्यादा गर्ज है, आपको क्लास का नहीं है कि क्लास में क्या पढ़ाया। ठीक है, चलें, बहरहाल मैं इसको अकोमोडेट कर दूंगा, नो इशू। ठीक है अमरीन, मैं इसको अकोमोडेट कर दूंगा जी। एनीवन? चलें ठीक है, इसको यहाँ पर ही फिर हम स्टॉप करते सर हैं। मेरी भी जो है दोनों एब्सेंट हैं, मार्क हुई हैं। आप साद बिन हुसैन हैं? जी मैंने अभी चेक किया।